तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 तक तो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 अब एक्सरसाइज 6.3 के जो बच्चे हैं वो भी हम आज जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो फिगर तो आपको दिख ही रहा है, इस तरह का कुछ फिगर है ना। तो इस फिगर में आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फिगर पहले भी देखा है। जी बिल्कुल लग रहा होगा। ये क्वेश्चन जो फिगर जो है आपने क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसा ही देखा है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसा ही देखा है जी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में क्या था कि इस तरह से आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए दिए हुए हैं, उसमें भी मीडियन है, यहाँ भी AD और PM मीडियन ही है। तो मीडियन तो आपको पता ही है कि साइड को बाइसेक्ट करता है, वो यहाँ भी कर रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बस यहाँ पर एक चीज़ ये अलग है कि जो आपको रेशियो गिवन है ना AB/PQR, AC/PR और AD/PM, वो थोड़ा अलग है। उस क्वेश्चन में आपको जो रेशियो दिया हुआ था वो बेस वाली साइड का ही था, जो साइड बाइसेक्ट हो रही थी मीडियन से उसी साइड का रेशियो दिया था दोनों ट्राइंगल्स का। लेकिन यहाँ पर वो रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पर रेशियो दिया है दूसरी साइड, तीसरी वाली साइड जो उस क्वेश्चन में नहीं थी वो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM इज इक्वल टू BC/QR था। यहाँ पर AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM है। मीडियन का रेशियो तो यहाँ भी है लेकिन वैसा नहीं है, वो जो तीसरी साइड है वो अलग है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब दोनों ट्राइंगल्स में मतलब हमें दोनों बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, तो हमने ये छोटे छोटे वाले दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए थे। और कैसे सिमिलर हो गए थे कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हमें जो रेशियो गिवन था उसकी वजह से हमने क्या कर लिया था, छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लिया था, जिसकी वजह से फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करके और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर प्रूव कर दिया था रेशियो दो ऐसे है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये तो दिख रहा है कि ये रेशियो और ये रेशियो दिया हुआ है, PQ और PR का दिया हुआ है, तो इनके बीच में जो एंगल A इधर और यहाँ पे एंगल P बन रहा है वो इक्वल हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन A और P को इक्वल करें कैसे, वहाँ पर तो B और Q इक्वल हो गए थे क्योंकि ये जो साइड है वो बाइसेक्ट हो रही है और वही रेशियो आपको गिवन था। पर यहाँ पर इस वाली साइड का रेशियो गिवन ही नहीं है। यहाँ पर जिस साइड का रेशियो गिवन है उसका अभी ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा कि हम ऐसा कुछ कर सकें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब इस तरह से आ गया तो अब कंस्ट्रक्शन के बिना इसमें काम नहीं चलने वाला है, कंस्ट्रक्शन करके ही फिर हम कर पाएंगे जो भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक बार में बोर्ड पर पूरा नहीं आ पाएगा। आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि फिर मैं उसे रब करके दोबारा से बाकी बचा हुआ करूँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। देखिए जो है आपका ट्राइंगल है ABC, इसमें जो AD मीडियन है, तो जितना बड़ा AD है ना उतना ही आगे और इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, जितना AD है उतना ही मान लिया यहाँ पर पॉइंट E मान लिया और उनको फिर ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में भी इसी तरह से PM को, जितना बड़ा PM है उतना ही आगे और जाना है और फिर R से M इसको ज्वाइन करना है। मान लिया इसका हो गया S मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब जब कंस्ट्रक्शन किया है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे ड्रॉ DE equal to AD and MS equal to PM। देन ये भी आपको बताना है कि हमने ज्वाइन कर रहे हैं, देन ज्वाइन CE एंड RS। ये चीज़ भी बतानी है कि हम पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर रहे हैं ट्राइंगल बनाने के लिए। ठीक है, ये हर चीज़ हमें बताते हुए ही चलनी है। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ स्टार्ट करने के लिए पहले हम अच्छे से समझ लें कि जो कंस्ट्रक्शन किया है इसका काम होगा क्या, है ना। जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, अगर हमें पूरा शुरू से ही ये समझ में आ जाए कि एंड तक हम क्या करते जाएंगे तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिख दूँ और आपको उसका सोल्यूशन बताती चली जाऊँ तो आपको यही नहीं समझ में आएगा ना कि ये सब हमें करना क्यों पड़ रहा है।
तो देखिए इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड का, देखिए इस वाली साइड का इसके साथ और इसके साथ में जो है रेशियो गिवन है। तो जो पहले से ही रेशियो गिवन है उसके बीच वाला अगर एंगल मिल जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि अगर एंगल ए को एंगल पी के इक्वल कर लें तो ये हो सकता है ना। तो इस एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए ही हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जो आगे सारे के सारे काम करने वाले हैं वो एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए ही कर रहे हैं। जैसे ही एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएंगे तभी हम बता देंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, जो हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया। अब देखिए जो एंगल ए है उसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, जो ये मीडियन जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक इतना पार्ट है एक इतना पार्ट है, ऐसे एंगल पी का भी दो पार्ट्स हो रहे हैं। तो अब इन एंगल्स का नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो हमने क्या किया, चारों के चारों एंगल्स की नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने से ना थोड़ा आसान रह जाता है, क्योंकि अब इतने सारे चार एंगल बन रहे हैं, इसमें इतने सारे ट्राइंगल बन गए, यहाँ पे 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, और उसमें भी फिर 4 ट्राइंगल एक्चुअली हम लेंगे। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए इतने सारे ट्राइंगल्स बन गए, ये एंगल्स, फिर इतने अगर हम उनके नाम इस तरह से लिखेंगे ना पूरा BAD DAC, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को हटाते हुए, कन्फ्यूजन चीज़ को हटाते हुए ही हम ये सोच ले रहे हैं कि चलिए हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एंगल्स की नंबरिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, आपके लिए भी, समझने के लिए भी, आपके करने के लिए भी, और जब अगर आप अपने आंसर शीट में करके आते हैं तो आपके टीचर के समझने के लिए भी ये बहुत ईजी हो जाता है जब एंगल्स की नंबरिंग हुई होती है। तो आसानी से समझ में आ जाएगा उनको कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने नंबरिंग कर लिया ताकि हमारा लिखने का काम थोड़ा कम हो जाए। वैसे भी सोल्यूशन बहुत लंबा होने वाला है, तो फिर ये कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD, ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हमें जो रेशियो दिया है ना AB/PQ वाला, तो AB की जगह CE आ जाएगा। अब आप सोचेंगे उससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे करने दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उससे क्या होगा और हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई जो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। और सेम इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल दोनों का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DCE। अभी देखिए कैसे भी नाम लिख दिया है मैंने, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब उनका नाम ठीक से लिखना है। अब इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल DCE कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे, देखिए यहाँ पर जो ये BC लाइन है उसके तो ये बाइसेक्ट, AD मीडियन है तो बाइसेक्टर, यानी कि इतना इतना पार्ट इक्वल हो गया, तो एक एक साइड हमें इक्वल मिल गई। दूसरा देखिए कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है इक्वल है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि AD और DE इक्वल है ना, तो दो साइड्स इक्वल मिल गई। अब तीसरा क्या मिल सकता है, तीसरा देखिए ये है एंगल। ये एंगल कैसा लग रहा है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जी हाँ, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वही हम लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं कि जो आपका BD इज इक्वल टू DC बिकॉज AD इज अ मीडियन। AD मीडियन है इसलिए इक्वल है, बस इतना हम लिख सकते हैं, काफ़ी है। फिर एंगल जो ADB है इज इक्वल टू एंगल EDC है। क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए। और तीसरा क्या बचा, AD इज इक्वल टू DE, ये आप लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, हमारे कंस्ट्रक्शन से ही ये इक्वल हैं चीज़ें। अब तीनों चीज़ें मिल गई हमें, ऐसे ऐसे हमें साफ साफ दिख रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल। अब देखिए उनके नाम सही से लिखने हैं, जैसे सिमिलैरिटी में लिखते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में भी वैसे ही लिखना होता है उनका नाम। तो कौन सा ट्राइंगल है, देखिए अगर हम ट्राइंगल ABD का नाम ऐसे ही लिखें, चलिए ABD का नाम ऐसे ही लिखें, तो उस साइड में हमें वही वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, मुझे तो E लग रहा है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो हमें एंगल गिवन है। देखिए एंगल यहाँ पर भी D है और यहाँ पर भी D है ना,
यहाँ पर ये डी के पास आ रहा है, यहाँ भी, यानी कि अगर इसमें लास्ट में डी है तो इस ट्रायंगल के नाम में भी डी लास्ट में ही आने वाला है। एक तो ये पता चल गया। अब आपको पता है कि जो इस साइड ट्रायंगल का जो ए डी है उधर का वो डी ई है, साइड जो है यहाँ की ए डी है तो यहाँ की डी ई है। अब देखिए इस ट्रायंगल, ये जो साइड लिखी है ए डी, यहाँ पर इस ट्रायंगल के नाम में ए शुरू में है और डी लास्ट में है, तो ऐसे ही इधर भी जो डी ई आएगा तो वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही आएगा। अब क्योंकि लास्ट में तो हम डी लिख चुके हैं तो यानी कि ई ही है जो फर्स्ट नंबर में आने वाला है। उसके बाद बचा क्या, फिर आपका सी बचा, तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि बी और सी जो हैं आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ई और ए कॉरेस्पॉन्डिंग है और डी तो फिर एक ही पॉइंट है तो वो तो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है ही। तो यहाँ पर ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एस ए एस। अब ये हमने ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट इसलिए प्रूव किया क्योंकि हम ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लेना चाहते थे। तो अब क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्वेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सी पी सी टी से ए बी और सी ई जो हो गए इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल की वजह से ए बी और सी ई जो है वो इक्वल हो गए। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा बोर्ड में इसलिए मैंने उस साइड लिख दिया है। अब हम देखिए ये और ए बी और सी ई को हमने इक्वल प्रूव कर लिया, सेम इसी तरीके से हम पी क्यू और एस आर को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इनको भी हमें लिखकर दिखाना पड़ेगा जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट प्रूव कर रहे हैं। देखिए जैसे ये वाले ट्राइंगल्स कॉन्वेंट प्रूव हुए वैसे ही सेम वो भी हो जाएंगे, पर हम एक बार इन्हें दिखा देते हैं करके, है ना। हर जगह सिमिलरली नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो हम इस बार ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू एम, इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एस आर एम। अब देखिए इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये ट्राइंगल्स भी ऐसे ऐसे ही कॉन्वेंट हो जाएंगे, कोई इसमें वो नहीं है। तो लिख देते हैं जल्दी से, पी एम इज इक्वल टू एस एम बाय कंस्ट्रक्शन। इसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा ही किया है कि दोनों इक्वल ही हैं। और जो क्यू एम इज इक्वल टू आर एम, ये कैसे इक्वल है भाई, बिकॉज पी एम इज मीडियन। और फिर लास्ट जो एंगल है आपका, एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल एस एम आर। ये क्या है आपका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल की मेजरमेंट नहीं दी है फिर भी आप एंगल इक्वल बता सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए ना, जब पता होंगी तभी तो कर पाएंगे। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स फिर से कॉन्वेंट हो गए, सेम उसी तरीके से। अब ट्राइंगल का नाम हमें अच्छे से लिखना है अपना सीक्वेंस में। ये है ट्राइंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब उस ट्राइंगल का नाम हमें कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर P है, सबसे पहले एंगल से ही रिलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो एंगल है वो बीच में आ रहा है, ये भी बीच में, यानी कि M बीच में आएगा। और यहाँ पर अगर हमने M लास्ट में लिखा है तो इधर का भी M लास्ट में ही आने वाला है। इसके बाद देख लीजिए QM और RM। अब जो QM और RM है तो यहाँ पर QM देखिए साथ में लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ भी RM साथ में आएंगे। अब बचा क्या, S बचा, तो वो यहाँ आ गया। तो मेरे ख्याल से हमने ट्राइंगल्स का नाम पहले से ही ऐसे ही लिखा हुआ था, समझ में आ गया। ट्राइंगल्स कॉन्वेंट हो गए, आप लिख देंगे बाय एस ए एस। अब ट्राइंगल्स कॉन्वेंट हो गए ऐसे ऐसे, तो आप फिर से बता सकते हैं दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर बाय सी पी सी टी। तो इसे हम कहाँ लिख दें, इसे हम लिख देते हैं फिर से इसी जगह में जहाँ पर इन ट्राइंगल्स का इसका नाम लिखा हुआ है वहीं पर इसका भी लिख देते हैं दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस बाय सी पी सी टी। क्लियर है, ऐसा करते हैं। इनका ये यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद अब हमें जो करना है उसके लिए हम लिख लेते हैं। देखिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अब ये पूरा रब होने वाला है, उसके बाद ही मैं आगे का काम कर पाऊँगी। ऐसा करते हैं, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और इसको हटा देते हैं ताकि इतनी हमें जगह मिल जाए, ताकि ये चीज़ भी ना कहीं जाए और आपको सारा का सारा सोल्यूशन भी दिखता रहे। अब देखिए आपको जो ये चीज़ है ना, ये गिवन है, ये रेशियो गिवन है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये जो गिवन रेशियो है इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो ए बी है वो सी ई के इक्वल है और जो पी क्यू है वो आर एस के इक्वल है। तो इसके जगह में हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना, तो जहाँ ए बी है वहाँ हम लिख लेते हैं सी ई, और जहाँ पर आपका पी क्यू है वहाँ पर हम लिख देते हैं आर एस।
उसके अलावा जो AC अपॉन PR है वो ऐसे कैसे ही लिखे रहते हैं भाई। और अब ये देखिए AD और PM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये AD है और ये PM है। आपको पता है कि जो AD है वो DE के बराबर है और जो PM है वो MS के बराबर है, यानी कि अगर AD का डबल कर दें तो पूरा AE मिल जाएगा और अगर PM का डबल कर दें तो पूरा PS मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AD की जगह 2AD लिख सकते हैं और यहाँ पर 2PM लिख सकते हैं। देखिए हमारे रेशियो में अगर हमने दोनों जगह एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सच एक्चुअल में यही करना होता है कि अगर आपको कभी भी किसी फ्रैक्शन में किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े तो दोनों तरफ करना होता है, जिसकी वजह से उसमें उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। वो इक्विवेलेंट रहेंगे, उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो AD अपॉन PM में कोई अंतर नहीं है, अगर हम 2 को 2 से कैंसिल कर दे तो वो एकदम वैसा का वैसे ही है। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है, हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि हम AD की जगह हम पूरा AE लिखने वाले हैं, पूरा का पूरा AE लिखने वाले हैं, इसीलिए हमने ये काम किया है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम बता देंगे कि 2AD इज इक्वल टू AE एंड 2PM इज इक्वल टू PS, ठीक है, क्योंकि वो हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है ना, हमने कंस्ट्रक्शन किया ही ऐसा इसलिए है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं CE अपॉन RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PS। अब ये चीज़ देखकर आप देखिए कि ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं इस फिगर में। देखिए CE कहाँ है, CE है ये वाली साइड, AC है ये वाली साइड और AE है ये वाली साइड। इसका मतलब हमने तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, इस बड़े वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हमारे रेशियोज में, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमें इस वाले ट्रायंगल की साइड्स मिल गई हैं। इसका मतलब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो बड़े वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अब की बार इनको अगर हम हटा दें यहाँ से शेडिंग को, अब की बार क्या हो रहा है कि ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है पूरा इस वाले ट्रायंगल के साथ में इनकी दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर हो गए, है ना। जब तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स की, तब भी तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PSR बाय SSS। तो SSS से अभी दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए। अब बताइए हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया क्यों है। ट्रायंगल्स को इसीलिए सिमिलर प्रूव किया है क्योंकि हमें देखिए हम शुरू से ही ये बात करते आ रहे थे कि हमें एंगल A और एंगल P को पूरी तरह से इक्वल प्रूव करना है। अब A और P पूरा तो नहीं मिल पा रहा था, तो उसका कुछ जो पार्ट था, हमने जो एंगल 2 इसका इतना हिस्सा और इधर का एंगल 4 जो हिस्सा है उनको हमने इक्वल प्रूव करने के लिए ये सब काम किया है। देखिए अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो ये एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हो जाएंगे, है ना, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और आप यहाँ रीजन दे देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने 2 और 4 को इक्वल कर लिया। और सेम यही काम करके अगर हम QS और BE को जोड़ देते ना, तो इस साइड वाले जो दो ट्रायंगल बनते बड़े बड़े, उनमें भी 1 और 3 हम इक्वल प्रूव कर लेते। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि ये जितना काम हम भी अभी इतना सारा कुछ को इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए किया है, वही सब अब हमें इस साइड से जो जोड़ना पड़ेगा उसको भी प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छा सा वर्ड होता है मैथ्स के, जब सॉल्व करते हैं ना, ये प्रूव करते हैं, बहुत अच्छा वर्ड होता है सिमिलरली। उस सिमिलरली को यूज़ करके आप सीधा बता सकते हैं कि ऐसे ही 1 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे।
यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है। इतना मत सोचिए कि इतना लंबा सोल्यूशन अभी तक आधे ही क्वेश्चन का हुआ है और अब फिर से उतना सोल्यूशन करना पड़ेगा 1 और 3 को भी इक्वल प्रूव करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो एंगल 2 और एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 है। अगर ये दोनों इक्वेशंस ऐड हो जाए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मान लिया आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 2 और 1 एक साथ ऐड हो जाएंगे, यानी कि पूरा एंगल ए आ जाएगा, और 4 और 3 एक साथ ऐड होंगे, यानी कि पूरा एंगल पी आ जाएगा। और यही हमें चाहिए कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाए। शुरू से हम यही बात करते आ रहे हैं ना कि एंगल ए और एंगल पी अगर इक्वल हो जाए तो बात बन जाए। तो देखिए बात बन गई है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं। अब हम कहाँ पर लिखें, इसके लिए मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा आई होप। मैं ऐसे नीचे थोड़ा प्रूफ जो है रब कर रही हूँ आगे सोल्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिंग 1 and 2। तो फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा करने पर एंगल ए आ रहा है, और एंगल 3 और 4 करने पर एंगल पी आ रहा है। जब एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो गया, अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको लग रहा होगा इसका सोल्यूशन अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कितना कुछ आता चला जा रहा है। लेकिन बस अब इंतज़ार खत्म होने वाला है, बस ये पूरा होने ही वाला है। अब देख लीजिए जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर हैं, इनमें जो आपको एक चीज़ गिवन है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इतनी चीज़ तो आपको ये गिवन है। साइड्स का रेशियो, ये वाली और ये वाली साइड का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और बीच का एंगल हम निकाल ही चुके हैं, यानी कि ट्रायंगल सब अब हमारे ऐसे ऐसे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, प्रूव्ड अबव आप कर सकते हैं, प्रूव्ड अबव। अभी अभी आपने प्रूव किया है तो दोबारा से नहीं कुछ दिखाना है, बस प्रूव्ड अबव आपने लिख दिया। और दूसरा जो साइड्स का रेशियो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जगह की थोड़ी हो गई है कमी, समझ लीजिएगा प्लीज़ अच्छे से। तो एंगल ए और एंगल पी जो हो गया इक्वल, अब आपका जो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक, ये रेशियोज इक्वल हो गए। अब ये रेशियोज इक्वल हैं और एंगल्स बीच वाले इक्वल हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें कितना ज़्यादा सोल्यूशन को लेंदी करना पड़ा, समझने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 को एक जैसा समझकर उनमें ये गलती ना करें। जैसे 12 हो गया है वो बहुत आसान था। देखिए जब हमने 12th किया था तो हमें वो थोड़ा हार्ड सा लग रहा था, लेकिन जब 14 किया तो लग रहा है 12 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत शरीफ क्वेश्चन था, कितने आसानी से प्रूव हो गया था। यहाँ पर देखिए क्या क्या करना पड़ा। देखिए शरीफ तो ये भी है, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया ना इसे करने में। पर कोई बात नहीं, टाइम जितना भी लग रहा है लेकिन चीज़ को समझ जाना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़। अगर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई ना तो फिर आपका जो टाइम जो ये गया है ये सारा का सारा मान लीजिए यूटिलाइज हो गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए। पूरे बोर्ड पर एक पूरा का पूरा सोल्यूशन तो नहीं आ सकता था, इसलिए पूरा रब कर करके मुझे करना पड़ा है। लेकिन अगर आप शुरू से पूरा देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन हुआ है, आप अच्छे से समझ जाएंगे और अपने आप फिर अपने अकॉर्डिंग अच्छे से उसको अपने पेपर कॉपी में, नोटबुक में, जहाँ भी आपको करना है आप कर सकते हैं। कि एक पोल है, वर्टिकल हाइट पर है और उसकी कुछ लेंथ है जो आपको गिवन है, और वो कुछ लेंथ की शेडो जो है नीचे बना रहा है। और सेम उसी टाइम पर एक टावर है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और उसकी जो शेडो कितनी बड़ी बन रही है वो हमें बता दी है। और अब आपको बताना है कि टावर कितना लंबा है। अब आप सोचेंगे एक पोल है, ठीक है, पोल खड़ा है धूप में, ठीक है, मान लिया, उसकी कितनी शेडो बन रही है ये भी दे दिया। उसी टाइम पर एक टावर भी है, उसकी भी लेंथ हमें बतानी है। सबसे पहली बात तो हम ये क्यों करें, कोई पोल होगा तो बना रहे और कोई टावर है तो रहे। इसमें हमें ये क्वेश्चन करने को क्यों दे दिया है? मतलब इंसान ने जब टावर खड़ा किया होगा तो क्या उसको पता नहीं होगा कि इसकी लेंथ कितनी है जो हमसे पूछ रहे हैं? दूसरी बात, अब इसको कैसे निकालेंगे?
ये टावर की लेंथ जो हमें दी नहीं है, एक पोल दे दिया और उधर टावर दूसरा खड़ा है, हमें क्या पता उसकी लेंथ कितनी है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन मन में जो ये आया कि क्यों दिया है, हाँ तो भाई आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी टावर की लेंथ आपको क्यों निकालनी है। तो टावर से आपको कोई काम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, टावर से लेंथ आपको इसलिए निकालनी है ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो थोड़ा एक्टिव हो पाए। जी हाँ, हर क्वेश्चन का सबसे बड़ा मेन मोटिव तो यही होता है कि बच्चों का दिमाग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह पाए, ज़्यादा से ज़्यादा शार्प रह पाए। तो दिमाग को शार्प बनाने के लिए क्वेश्चंस इस तरह के दिए जाते हैं और उनका कोई मोटिव नहीं है भाई। सबको पता है जब उन्होंने टावर खड़ा किया है, बनाया है, तो उनको पता है कि उसकी लेंथ भी कितनी है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है। दूसरा क्वेश्चन कि उसे कैसे निकालें, तो उसके लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जिससे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले ना अपना पोल और टावर का एक यहाँ पर फिगर बना लेते हैं कि क्या बन रहा है एक्चुअल में। एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और वो बोल रहे हैं कि वो 4 मीटर लंबी अपनी शेडो कास्ट कर रहा है। देखिए जो शेडो होती है वो हमेशा ज़मीन पर ऐसे ही बनती है, तो वो 4 मीटर की बन रही है। और आपको ये भी पता है उसमें पहले बोला भी है वर्टिकल पोल, और हम जानते भी हैं कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ अगर अर्थ के ऊपर बनी हुई है, मतलब मैक्सिमम जो भी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं तो वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ही ज़मीन से, जो अर्थ की लेवल से क्या परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो यानी कि ये पोल और ये जो है उसकी शेडो, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर पोल की जो है ये पॉइंट से लेकर मैं शेडो के पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, है ना। तो ये तो बात हो गई पोल की। हम यहाँ लिख देते हैं ये पोल है, लिख देते हैं कि ये पोल है। तो देखिए टावर है, उसकी आपको जो शेडो दी हुई है बोल दिया कि 28 मीटर की शेडो बन रही है। तो यहाँ पर भी देखिए टावर भी एक जो है 90 डिग्री पर ही होगा, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो है वो राइट ट्रायंगल्स है। तो एक तो सिमिलरिटी दोनों में हमें मिल गई। देखिए इस तरह से टावर की भी जो पॉइंट ऊपर जो है सबसे टॉप पॉइंट है उसको हम उसकी शेडो वाले पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, है ना। अब ट्रायंगल जो टावर की हाइट आपको नहीं दी है ये आपको निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, पर उसकी शेडो आपको दी हुई है और ये पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हैं। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है, एक बार को हमें थोड़ा थोड़ा ये याद आ रहा है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो उनके साइड जो है प्रोपोर्शनल होती हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल की दोनों साइड दी हुई हैं, इसकी एक दिया एक नहीं है, तो चौथी हम निकाल सकते हैं, चलिए मान लिया। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये सिमिलर प्रूव कैसे होंगे? सिर्फ एक एंगल ही तो दिया हुआ है 90 डिग्री, और तो साइड वाइड कुछ भी नहीं दिया, कैसे पता कर ले? एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में लिखी है वो ये लिखा है कि जो ये शेडो जितनी इस पोल की बन रही है उतनी ही उस टावर की जो बन रही, मतलब पोल की जितनी ये शेडो यहाँ बन रही है और टावर की जितनी यहाँ बन रही है एट द सेम टाइम। वहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एट द सेम टाइम। सेम टाइम का क्या मतलब है कि अभी जो सूरज की रोशनी जो पड़ रही है, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एक टाइम में एक पोजीशन पर जब सूरज की जो रोशनी है जो पड़ रही होती है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उन सब का जो एंगल बनता है शेडो के साथ वो इक्वल बनता है। यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, उसके यहाँ से लेकर सूरज की जो रोशनी अगर मान लिया इस तरह से पड़ रही है तो ये चीज़ जो है इसकी शेडो, ये जो है यही शेडो बन रही है ना। तो ये शेडो का जो ये जो लाइन है तो इमेजिनरी लाइन है, ये होती थोड़ा ना है सच में। आपको एक पोल दिखेगा उसकी शेडो दिखेगी, ये लाइन थोड़ा ना दिखेगी, ये तो हमने इमेजिनरी लाइन बना ली ट्रायंगल बनाने के लिए। तो जो ये लाइन होगी, ये लाइन हमेशा जिस इतना एंगल पर यहाँ पर आ रही होगी उतना ही एंगल पर यहाँ भी आ रही होगी, क्योंकि सूरज तो दोनों के लिए एक ही और एक ही टाइम में निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं पोल के लिए सूरज अलग है, टावर के लिए अलग है, सेम सन होता है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स के ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब जैसे ही ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, अब तो आपने मन में पूरा का पूरा सोल्यूशन ही कर लिया होगा कि इसमें करना क्या है। समझ में आ गया ना? ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बस साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है, हो गया काम आसान, तुरंत निकल जाएगी एच की वैल्यू, टावर की हाइट निकल जाएगी। अब समझ में आ गया ना? दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। हम इसे जल्दी से लिख लेते हैं। तो आपको गिवन है height of pole is equal to 6 meter, shadow of pole is equal to 4 meter, shadow of tower is equal to 28 meter। आपको फाइंड करना है height of tower। ठीक है,
तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप दोनों ट्रायंगल्स का पहले नाम लिखकर देखिए, ट्रायंगल्स में आपको एंगल्स दिख तो गए हैं इक्वल, लेकिन उनको आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के नाम तो हमने बनाया ही नहीं है, चलिए जल्दी से ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इतने कॉमन है ना कि हर जगह बस इन्हीं का नाम आ जाता है। मेरे मन में भी यही आया तो मैंने लिख दिया। अब देखिए भाई, ट्रायंगल सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में क्या है, तो इनमें ये है कि जो एंगल ACB है इज इक्वल टू एंगल PRQ है, बिकॉज shadow is forming at the same time। सेम टाइम में शेडो फॉर्म हो रही है ना, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दूसरा हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री। यहाँ पर आपको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो AB और PQ हैं वो वर्टिकल होते हैं, ये सब जानते हैं आप। ईच 90 डिग्री लिख देंगे, बात खत्म। आपने 90 डिग्री इन्हें समझ लिया ना, तभी टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इतनी चीज़ जानते हैं कि जो ज़मीन के ऊपर चीज़ें बनी होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि आपको तो ना 90 डिग्री दिया ना ये एंगल दिया हुआ है। 90 डिग्री भी तो आपने खुद समझाना, ये सोच करके जो चीज़ें हैं, अगर कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी टावर है, पोल है, तो वो हमेशा जो ज़मीन से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ही होता है, तभी तो वो अच्छे से खड़ा हुआ है। अगर थोड़ा भी एंगल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो चीज़ का कभी भी गिरने का डर रहेगा, है ना। आप अगर रोड पर जा रहे हैं, आपने देखा एक पोल जो है वो आप अगर रोड पर जा रहे हैं और आपने देखा कि एक पोल बना हुआ है, वहाँ पर अभी लगा कर गए हैं और वो 80 डिग्री एंगल पे बना दिया है। 80 डिग्री मतलब अक्यूट एंगल, यानी कि रोड की साइड झुका हुआ है। अब रोड की साइड झुका हुआ पोल है, क्या आप उस रोड से जाना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उससे जगह जो है आप एक लंबा रास्ता प्रेफर कर लेंगे, लेकिन वहाँ से जाना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जो पोल टेढ़ा खड़ा हुआ है वो कभी भी गिर सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर, आप सोचे कि नहीं भाई काफ़ी बिल्डिंग्स भी तो ऐसी आजकल बनती हैं टेढ़ी मेढ़ी, देखिए उनके फाउंडेशंस बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, तब उनमें थोड़ा आजकल काफ़ी सारी क्रिएटिविटी चल रही है, आर्किटेक्ट्स में भी हम जानते हैं। लेकिन इस तरह से जो पोल वगैरह हैं, ये सब चीज़ें अगर, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा फाउंडेशन तो होगा नहीं, जितना लंबा पोल बाहर है उतना लंबा नीचे ज़मीन में तो नहीं खड़ा हुआ है ना, वो तो नीचे तो थोड़ा सा ही उसका पोर्शन है जो ज़मीन के अंदर है। अब अगर वो टेढ़ा खड़ा हुआ है तो वो अपने वेट के साथ, क्योंकि ऊपर जो बाहर निकला उसका वेट ज़्यादा है, तो वो वेट लेकर पूरा का पूरा नीचे गिर ही जाना है। तो डर की वजह से आप वहाँ से जाना प्रेफर नहीं करेंगे। जिसको भी जानते होंगे मना करेंगे, भाई वहाँ एक पोल टेढ़ा खड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब कभी आंधी वगैरह कुछ आती है तब क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, कुछ कुछ पेड़ होते हैं टूट के गिर ही जाते हैं, कुछ पेड़ टेढ़े हो जाते हैं, पूरे टूटे नहीं हैं लेकिन टेढ़े हो गए हैं। अब उस पेड़ का क्योंकि टेढ़ा हो गया वो, अब उसके गिरने का हर वक्त डर है कि कब ये पेड़ गिर जाएगा, पता नहीं किसके ऊपर गिर जाएगा, इसलिए लोग वहाँ से जाना ही बंद कर देते हैं। या तो उसको पूरा म्यूनसिपैलिटी वाले आकर उसको सही कर निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक वो डर हो जाता है। तो इसी वजह से जो भी चीज़ें होती हैं वो परपेंडिकुलर ही होती हैं ग्राउंड लेवल से, ताकि वो सीधी खड़ी रहें, ठीक है। तभी तो इसे बोलते हैं ना राइट एंगल। राइट एंगल ही मतलब वो सही बना हुआ एकदम, इसलिए वो राइट एंगल है। तो ऐसे ही यहाँ पर पोल और टावर हैं, इसलिए आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये सेम टाइम पर शेडो बन रही है। जब शेडो सेम टाइम पर बन रही है तो जो सन से जो उनकी शेडो का जो एंगल बनेगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए दो ट्राइंगल के दो एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, यानी कि ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। अब ट्राइंगल्स के नाम यहाँ पे सिमिलरिटी के सीक्वेंस में लिखने में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, वो दोनों जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AA। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि देखिए वैसे तो तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, पर हमें दो दो का ही काम है तो हम तीसरी लिख ही नहीं रहे हैं। हम लिख देंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और आप यहाँ क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है।
सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ये, इसलिए प्रोपोर्शनल हो गई है। तो अब ए बी की वैल्यू देखिए आप जानते हैं 6 मीटर है, पी क्यू की वैल्यू आप नहीं जानते हैं, वो एच आपको निकालनी है, बी सी की वैल्यू आप जानते हैं 4 मीटर है, और क्यू आर की वैल्यू भी आप जानते हैं 28 मीटर है। अब देखिए एच की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जी हाँ, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच और 4 मल्टीप्लाई और एक साथ में, यानी कि 4h इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ये गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो क्या करने लग जाते हैं कि जो नंबर अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में आ गए ना, पहले उसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले तो एक रफ वर्क करेंगे 28 मल्टीप्लाई 6 करने में, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको फिर 4 से डिवाइड करने में और ज़्यादा लेंदी बना लेंगे। तो अपने क्वेश्चन को जो इतना आसान सा दिख रहा होता है उसको वो खुद ही हार्ड बना लेते हैं। फिर क्योंकि जब कैलकुलेशन जिस क्वेश्चन में ज़्यादा हो जाती हैं उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर उनकी गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर आंसर कैसे गलत हो गया। तो देखिए भाई, इसमें ना 28 और 6 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 4 को यहाँ से उठाकर यहाँ लाइए, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर आकर डिवाइड होगा। तो देख लीजिए 28 और 6 में से कौन नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकता है। दिख गया ना, 28 सीधा का सीधा 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है ये। और बस 28 की जगह आ जाएगा 7, फिर 7 मल्टीप्लाई 6, कितना आसान हो जाएगा ना क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इन्हें टफ तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4, 4 विल कैंसिल 28 7 टाइम्स। नाउ h इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 42 मीटर्स। मतलब जो आपका टावर है वो 42 मीटर्स लंबा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 42 मीटर, मतलब जो टावर है उसकी हाइट है 42 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर बचा ना, लास्ट क्वेश्चन जो 16th क्वेश्चन है वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। जी हाँ, और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि क्वेश्चन 10 में जो आपको लाइन जो बीच में दी हुई थी वो मीडियन नहीं था, लेकिन यहाँ 16th क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया हुआ है। यहाँ पर भी ट्रायंगल्स आपको दोनों के दोनों जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं ना वो सिमिलर दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन 10 में भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे, और आपको और एक बीच वाली साइड का और साइड वाली साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना था। सेम इस तरह से इस क्वेश्चन में भी आपको मीडियन और एक साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है तो एक बेनिफिट है, ये क्वेश्चन 10 वाले से भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो वो कैसे होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने 16th क्वेश्चन को किस तरह से कर लिया। देखिए 16th क्वेश्चन, देखिए मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराती रहूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि हर बच्चे को हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि आपको सारे के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन नहीं अपने आप से करके दिखा रही हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके बता दूँ कि किस तरह से उन्हें लिखना होता है। लेकिन जो 16th क्वेश्चन है वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। अब बिल्कुल एज इट इज़ इसलिए नहीं है क्योंकि 10 में जो है बीच वाली लाइन जो ट्रायंगल में दी थी वो दिया हुआ था कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, वो एंगल बाइसेक्टर था। यहाँ पर जो साइड बीच में जो दिया है वो मीडियन दिया है, मीडियन दिया है मतलब वो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बस उसकी वजह से थोड़ा अंतर आ जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी जो ट्रायंगल, जैसे उसमें 2 ट्रायंगल्स बगल बगल वाले सिमिलर प्रूव किए थे, इसमें भी दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके आप वो काम कर सकते हैं, वो रेशियो इक्वल प्रूव कर सकते हैं जो करना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि 16th क्वेश्चन आपने कितनी आसानी से अच्छे से कर लिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमसे नहीं हो रहा, तो फिर आपकी मैम यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर सॉल्व कर दूंगी, पर उससे पहले ज़रूरी है कि आप खुद अपने हिसाब से उसे करने की कोशिश करें। थोड़ा दिमाग खुद यूज़ करिए। देखिए अपना दिमाग जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग कैसे एक्टिव हो पाएगा, है ना। अब जैसे बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लेती हूँ, पेंसिल का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके पास एक पेंसिल है जो घिसते घिसते मतलब चलते चलते थोड़ी रफ, मतलब उसका जो टिप है ना वो अब वो उतनी शार्प नहीं रही, और आपके फ्रेंड की पेंसिल भी ऐसी हो गई है। अब आप सोच रहे हैं कि आपको शार्प पेंसिल चाहिए, लेकिन मुझे अपनी पेंसिल छीलनी ना पड़े, क्योंकि पेंसिल छील ली तो छोटी हो जाएगी। तो आपका फ्रेंड जो है उसने तो अपनी पेंसिल को शार्पनर से शार्प कर लिया और बढ़िया काम कर लिया पतली पतली निप लगाकर। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने कोई जो शार्प कर लिया वो काम आपकी पेंसिल अपने आप कर दे बिना शार्प किए? नहीं हो सकता ना। आपको अपनी पेंसिल से सुंदर काम करने के लिए उसे शार्प करना पड़ेगा, शार्पनर से उसकी निप को पैना करना पड़ेगा। इसी तरह से अपने दिमाग को अच्छा चलाने के लिए, अपने दिमाग को शार्प बनाने के लिए
आपको खुद उसे यूज़ करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा अपना दिमाग चलाता, देखिए मैं जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन करती रहूँगी मेरा ब्रेन और शार्प होता रहेगा, लेकिन आपका ब्रेन कैसे शार्प होगा जब आप उसे खुद करेंगे। तो मेन आप ये रखिए अपने दिमाग में बिठाकर बात को कि ये हर चीज़ को हमें खुद करके देखना है, ताकि हमारा दिमाग भी सबकी तरह बराबर शार्प हो जाए। जैसे पेंसिल की टिप एकदम चकाचक शार्प कर लेते हैं शार्पनर से, ऐसे हम अपने दिमाग को भी शार्प कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करें। सारे क्वेश्चंस खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 16 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।